स्लाइड्स दो हैं बगल बगल में, इनको आप ध्यान से देखिए, इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है ये दोनों स्लाइड्स? ये है टाइप ऑफ इकोसिस्टम दोनों, लेकिन ये क्या है? एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एवरेज नेट एक यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर पर ईयर किलो कैलोरीज कितनी बन रही हैं। लेकिन दूसरी स्लाइड में वर्ल्ड ऐड किया है, यानी पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की जगह अगर आपको टोटल भी दिया जाता है, यानी पूरी अर्थ पे टोटल। अब आप अंतर देखिए, ये इतने सारे इकोसिस्टम्स हैं, एस्चुरीज, स्वैम्प्स एंड मार्शेस। स्वैम्प्स मार्शेस दलदल की जगह होती है इंटरफेस पे सॉइल एंड वाटर का, चाहे वो मेरीन के बगल में हो या फ्रेश वाटर के बगल में हो। स्वैम्प्स एंड मार्शेस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ये आपके फिर इसी में एक्वेटिक भी हैं। नीचे आप देखिए ओपन ओशन कहाँ पर आ रहा है, नीचे से तीसरा। लेकिन अगर हम सारे इकोसिस्टम्स का टोटल वर्ल्ड वाइड एरिया देखें और फिर उस हिसाब से निकालें वर्ल्ड वाइड इनकी कितनी है या पूरे वर्ल्ड में टोटल कितनी है, तो ओपन ओशन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्यों? ओपन ओशन वैसे तो लीस्ट प्रोडक्टिव है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे ओशन बहुत बड़ा है, ये एक छोटा सा एपिपेलाजिक जोन जहां पर सनलाइट गिरती है और फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो बस इतनी सी जगह है। इस लेयर में क्या है? सनलाइट है लेकिन न्यूट्रिएंट्स बहुत नहीं है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स फाइटोप्लैंक्टन ले पाते हैं ठीक है, वरना वो सारे नीचे आके बैठ जाते हैं सेडिमेंट्स। तो ओपन ओशन, क्योंकि वर्ल्ड के 3/4 पर वाटर है, ओशन है, तो इसलिए एरिया वाइज अगर हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, ओपन ओशंस कम्स फर्स्ट इन द प्लेस व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज वर्ल्ड एनपीपी। इसी तरह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नंबर 2 पर है, क्योंकि उनके लिए भी कंडीशन। अच्छा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इतने प्रोडक्टिव क्यों हैं बाकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की तरह? नहीं, वो सबसे ज़्यादा क्यों हैं, बाकी इतने प्रोडक्टिव क्यों नहीं? यू नो, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स कहाँ पर हैं? ये हैं इक्वेटर के पास, ट्रॉपिकल रीजन में 0 डिग्री, 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री, 23.5 साउथ। यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रॉपिकल जोन है। उसके बाद टेम्परेट आती है, फिर आर्कटिक। तो ट्रॉपिकल में ये जो रेन फॉरेस्ट हैं, इनके लिए कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं प्रोडक्शन की। अमाउंट ऑफ सनलाइट, पूरी साल इनको सनलाइट मिलती है, अच्छी सनलाइट मिलती है। प्रेसिपिटेशन, जितना ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो उतना ज़्यादा क्या होगा? इवेपोट्रांसपिरेशन होता रहेगा। अब यहाँ जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज भी हैं बीच बीच में, तो इवेपोरेशन भी हो रहा है और प्लांट्स से भी ट्रांसपिरेशन हो, तो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है। और आपको ये अच्छे से पता होगा, एनपीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। फिर उसके बाद जब प्रेसिपिटेशन इतना हो रहा है, वार्मथ इतनी है, टेम्परेचर सही है, तो डिकम्पोजिशन की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। तो माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द जॉब ऑफ डिकम्पोजिशन, दे आर डूइंग देयर रोल वेल। फिर स्टोमेटा को वाटर डेफिसिट के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, दे रिमेन ओपन थ्रू आउट द डे। अब क्या है? CO2 आती जा रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है? द वेजिटेशन इज इन लेयर्स, L1 L2, मल्टी लेयर्ड होती हैं। हर स्ट्रेटम अपना अपना प्रोडक्शन। जो सनलाइट यहाँ तक गई ठीक है, थोड़ी और नीचे आई, जहाँ जहाँ ले पाए नीचे डिफ्यूज, तो हर लेवल अपने हिसाब से वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है। तो दे आर द कंडीशंस फॉर प्रोडक्टिविटी आर वेरी फेवरेबल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसलिए वहाँ ज़्यादा है। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट,
टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की भी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, बट लेस देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन सवानास। इस तरह करके धीरे धीरे जब आप नीचे आते हैं तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर हम वापस यहाँ पर आते हैं एस्चुरीज, एस्चुरीज क्यों मोस्ट प्रोडक्टिव हो जाती हैं? एस्चुरीज में ऐसी क्या खासियत है? देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्या कंडीशन मिली मैंने अभी आपको बता दी, लेकिन एस्चुरीज के पास ऐसा क्या है कि एवरेज उनका इतना ज़्यादा आ जाता है ना। एस्चुरीज दे आर इकोटोन बिटवीन रिवर्स एंड सी, रिवर और सी के बीच का एरिया है ना, आपको अच्छी तरह पता है इकोटोन क्या होते हैं। इकोटोन वो जोन होती है जो दो डाइवर्स इकोसिस्टम्स के बीच में होती है। तो वहाँ पर कंडीशंस कैसी होंगी? दोनों इकोसिस्टम्स के बीच की कंडीशन होंगी। ये देखिए, ये रिवर, ये ओशन है, ये अपने सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर आ रही है और ओशंस में अब जाएंगे सारे न्यूट्रिएंट्स व्हेन अ रिवर एंटर्स इनटू एन ओशन। इधर से क्या होता है, टाइडल एक्शन से पानी भी वापस इधर की तरफ जाता है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी तरह होता है। एस्चुरी में क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स आपको रिवर के मिलेंगे, फ्रेश वाटर के, कुछ आपको मेरीन के मिलेंगे और कुछ स्पेसिफिक इसी एरिया के मिलेंगे जिनकी इंटरमीडिएट सैलिनिटी है बिटवीन फ्रेश वाटर, रिवर वाटर एंड ओशन। तो बायोडाइवर्स ज़्यादा हो गया, बायोडाइवर्स ज़्यादा हुआ तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, न्यूट्रिएंट सब्सिडी मिल रही है उसको, रिवर लेकर आ रही है। लाइट कंडीशंस हैं, ये विंड जो टाइडल एक्शन है ओशन का वो भी सब्सिडी का काम कर रहा है, तो इसलिए एस्चुरीज आर मोस्ट प्रोडक्टिव। और स्वैम्स एंड मार्शेस की भी यही कहानी है, दे ऑल्सो लाई एट द इंटरफेस ऑफ लैंड एंड वाटर, वो भी दोनों के बीच के होते हैं। तो वहाँ पर भी आपको वेजिटेशन कैसी मिलेगी, दोनों के बीच की मिलेगी और वहाँ पर भी कंडीशंस प्रोडक्शन की बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट, ये और दो टर्म्स हैं, कार्बन यूज एफिशिएंसी CUE एंड बायोमास प्रोडक्शन एफिशिएंसी। क्या है ये दोनों चीजें, CUE एंड BPE? द परसेंटेज ऑफ GPP कन्वर्टेड टू NPP, ये होती है आपकी कार्बन यूज एफिशिएंसी। यानी कोई प्लांट कितना कन्वर्ट कर पाता है GPP को NPP में, तो हम कहते हैं वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट है, किसमें, कार्बन यूज में। दूसरी टर्म है BPP यानी BPE, बायोमास प्रोडक्शन एफिशिएंसी। उस GPP से कितना वो बायोमास बना पाता है। तो दो टर्म्स हैं, इसका मतलब NPP एंड BP आर नॉट द सेम थिंग। NPP और बायोमास तो एक नहीं है। क्यों? आप सोचिए, NPP जो रेस्पिरेटरी लॉसेस के बाद बची वो NPP है, क्या वो सारी की सारी बायोमास में कन्वर्ट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं कन्वर्ट होगी? ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, वाई NPP इज नॉट सेम एज बायोमास। क्यों नहीं कन्वर्ट होगी? क्योंकि NPP का एक पोर्शन नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आपके शुगर्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो प्लांट यूज करता है मेटाबोलाइट के रूप में, प्लांट में काम, एनर्जी दे रहे हैं, वो प्लांट के लिए काम कर रहे हैं। फिर है रूट एक्सुडेट्स, कुछ NPP का पार्ट रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में, स्पेशली ऑर्गेनिक एसिड्स, वो राइजोस्फीयर में जाता है। वहाँ पर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, वो वेट कर रहे हैं, उनका अपना काम है डिकम्पोजिशन करना राइजोस्फीयर में, जो लिटर फॉल होगा उसका, तो उनको खाना चाहिए, वो NPP का एक पोर्शन वहाँ गया। फिर
कुछ एनपीपी का भाग कहाँ जाता है, सिम्बायोन्ट्स के पास, माइकोराइजा के पास, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जो फॉस्फोरस लेने में हेल्प करते हैं, एक्टोमाइकोराइजा हैं, कुछ वहाँ गया। फिर कुछ वोलाटाइल ऑर्गेनिक एमिशंस जो लीफ से जाते हैं, और कुछ पार्ट हर्बीवोरी के तौर पे इंसेक्ट्स ले गए, पॉलिनेशन के लिए आए, कुछ आए हर्बीवोरी जो ने सीड्स खाना है और फिर फ्रूट्स खाए, फिर वो डिस्पर्जल होगा सीड्स का। तो आप ये देखिए कितनी सारी इकोसिस्टम सर्विसेज चल रही हैं इस एनपीपी से। इसलिए एनपीपी इज नॉट सेम एज बायोमास, दो दे आर कोरिलेटेड। तो जितनी ज़्यादा एनपीपी बनेगी कार्बन यूज एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी कम बनेगी उतनी कम होगी। अब देखिए सीयूई का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन यूज एफिशिएंसी घटेगी, यानी एनपीपी कम बन पाएगी टेम्परेचर बढ़ने पे। आपको पता है टेम्परेचर affects both, increase in temperature affects both photosynthesis and respiration। लेकिन जब इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम थ्रेशोल्ड की बात करते हैं कि कहाँ तक जाके वो इनएक्टिवेट करेगा, तो रेस्पिरेशन का थ्रेशोल्ड ज़्यादा है। तो यानी रेस्पिरेशन हो रही है हाई फोटोसिंथेसिस तो फिर जाके रुक जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, लेकिन रेस्पिरेशन अभी हो रही है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या होगा, रेस्पिरेशन बढ़ती जाएगी, रेस्पिरेशन होती रहेगी तो नेचुरली ये कम हो जाएगी। प्रोपोर्शन ऑफ जीपीपी कन्वर्टेड टू एनपीपी विल बिकम लेस। इसलिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों हाई कोल्ड लैटिट्यूड्स पे, ये देखिए ये कोल्ड लैटिट्यूड्स है 90, यहाँ पे 0 से जब आप मूव करेंगे ना, तो क्यों 50 डिग्री 60 डिग्री पे ये जो CUE है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, टेम्परेट फॉरेस्ट में परसेंट कन्वर्जन ऑफ NPP टू GPP इज मोर देन ट्रॉपिकल। तो ये इससे टेम्परेचर से संबंधी है। फिर प्रेसिपिटेशन, जितनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है तो ये CUE उतना बढ़ जाएगी, यानी प्रपोर्शन ऑफ GPP कन्वर्टेड टू NPP वो बढ़ जाएगी जितनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है। क्यों, अगर ज़्यादा बारिश है तो प्लांट NPP का एक पार्ट रूट्स को देता पानी एब्जॉर्ब करने और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन अब उसको नहीं देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो रही है। जब प्लांट एलोकेट करता है NPP को तो ये ध्यान में रख के करता है कि कहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है। अगर देखिए सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर है तो लीव्स को देगा, अगर वाटर लिमिटिंग फैक्टर है तो रूट्स को देगा। तो यहाँ पर उसको वो रूट्स को नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो रही है। देन लैटिट्यूड्स, विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड्स CUE इंक्रीजेस। अभी मैंने आपको बताया टेम्परेट रीजन्स में CUE ज़्यादा है। BP कैन बी 0 और पॉजिटिव बट नॉट नेगेटिव। ऐसा कैसे, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था NPP कैन बी नेगेटिव। तो BPP तो कभी बायोमास प्रोडक्शन तो कभी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस बार जो भी प्लांट ने बनाया, आप देखिए BP होता क्या है, NPP का जो पोर्शन उसने स्टोर कर लिया अपनी बॉडी में, दैट इज बायोमास। प्लांट ने NPP का जो पोर्शन अपने टिश्यू ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए एलोकेट कर लिया है, स्टोर कर लिया है बायोमास की तरफ, दैट इज बायोमास प्रोड्यूस्ड। अब ये जो बायोमास है, अगर NPP में से GPP से देखिए NPP बनी, NPP से आपका बायोमास बना, ठीक है। NPP से जब BPP बनेगा तो NPP जो बनी है उससे ही बायोमास बना, बायोमास प्रोड्यूस हुआ। तो ये 0 पॉजिटिव नहीं हो 0 और पॉजिटिव हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, NPP के वो पोर्शन जो प्लांट
बायोमास में कन्वर्ट नहीं करता है। रूट एक्सुडेट्स हैं और नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक एमिशंस हैं, फिर हर्बीवोरी के जो लॉसेस हैं, तो वो सब अगर किसी वजह से वो टारगेटेड एरियाज पे नहीं गए और नहीं यूज हुए तो दैट इज अगेन डाइवर्टेड फॉर बायोमास प्रोडक्शन। तो इसीलिए बायोमास ऑफ अ प्लांट कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स फोटोसिंथेट, ये हो सकता है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। बायोमास प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है, जीपीपी से कितना बायोमास बना। इन जनरल बायोमास प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज लेस देन सीयूई नेचुरली, क्योंकि एनपीपी से कम है बायोमास। फिर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अगर कम होगी तो बायोमास प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी कम होगी। ये भी सिंपल है, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम हो गई तो फिर प्लांट क्या करेगा, एनपीपी का एक पार्ट देगा रूट्स के लिए, तो रूट्स मेहनत करके रूट ईयर्स वो एब्जॉर्ब करके लाएंगे न्यूट्रिएंट्स को, तभी तो प्राइमरी प्रोडक्शन होगा। तो इसीलिए क्या होगा, बीपीई कम हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइमरी प्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट video we'll talk about secondary production. In case if you have any questions, kindly send us the questions, send us your feedback, and all your queries will be taken care of. Thank you.